हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है भारत का वीर योद्धा पृथ्वीराज, ग्रेट वॉरियर पृथ्वीराज चौहान। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन दोनों को क्लिक कर लो। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे इतिहास में दिल्ली हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। हर शासक यही राज करना चाहता था। मुगल शासन काल के पहले इस गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान। और आज हम इसी महान योद्धा के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करेंगे जो शायद आप नहीं जानते। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं रिवीलिंग आइज। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 में अजमेर में हुआ था। उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान, जो अजमेर के चौहान वंश के राजा थे, और उनके नाना थे दिल्ली के राजा अनंतपाल। पृथ्वीराज बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी के शौकीन थे। शिकार भी उनका प्रिय खेल था। पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में ही बिना किसी हथियार के एक शेर को मार गिराया था। मगर उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी शब्द भेदी बाण चलाना। मतलब वो बिना कुछ देखे सिर्फ आवाज के सहारे अपना शिकार कर सकते थे। उनके नाना उनकी इस वीरता को देखकर बहुत प्रसन्न थे, जिस कारण उन्होंने पृथ्वी को दिल्ली की राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और वो 16 वर्ष की आयु में दिल्ली के राजा बने। दिल्ली की गद्दी में बैठने के बाद पृथ्वीराज ने एक किले पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया, पर उनका दिल हमेशा ही अजमेर में रहा। इसलिए उन्होंने दोनों नगरों को राजधानी का दर्जा दे दिया। लगातार विजय अभियान चलाकर उन्होंने अपनी राज्य सीमाओं को गुजरात और पूर्वी पंजाब तक बढ़ा लिया था, जिस कारण कई राजा उनसे जलने लगे थे। उनमें से एक थे राजा जयचंद, जिनकी राजधानी कन्नौज में थी, और उनका राज्य दिल्ली के पूर्व में काफी दूर तक फैला था। लेकिन राजा जयचंद पृथ्वीराज की प्रसिद्धि से जितना जलते थे, उनकी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से उतनी ही प्रभावित थी। वहीं पृथ्वीराज भी संयोगिता की सुंदरता के कायल थे, और वो भी मन ही मन उससे प्रेम करने लगे थे। जब यह बात राजा जयचंद को पता लगी कि उनकी बेटी पृथ्वीराज से प्रेम करती है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए। वो और तो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने संयोगिता का विवाह करने का फैसला कर लिया, और उन्होंने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें वो अपनी पसंद का वर चुन सकती थी। इस फैसले से संयोगिता भी बहुत प्रसन्न थी, और वो जयचंद की चाल से अनजान थी। जयचंद ने देश के सभी छोटे बड़े राजाओं को आमंत्रण भेजा, सिवाय पृथ्वीराज के, मगर उसका इससे भी पेट ना भरा। इसलिए उसने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल बनाकर विवाह मंडप के प्रवेश द्वार पर रख दिया। जब समय हुआ तब संयोगिता जयमाल लेकर आई, और बिना किसी राजा के गले में डाले उसने वो जयमाल पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दिया। यह देखकर जयचंद और बाकी राजा सन्न रह गए। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही पल मूर्ति के पीछे से पृथ्वीराज निकले और उन्होंने संयोगिता का हाथ थामा और उसे अपने घोड़े में बिठाकर ले उड़े। जब तक जयचंद और अन्य राजा कुछ कर पाते, तब तक वह बहुत दूर निकल चुके थे, और शीघ्र ही अपने सैनिकों के साथ वो दिल्ली पहुंच गए। इस बीच अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी भारत की तरफ बढ़ रहा था, और उसने पश्चिमी पंजाब में राज कर रहे महमूद गजनवी के वंशजों को हराकर वहां कब्जा कर लिया था, और अपनी सेना लेकर भटिंडा तक आ पहुंचा।
और यहाँ से तो पृथ्वीराज की सीमा आरंभ होती थी और पृथ्वी को हराना इतना आसान नहीं था। मगर अपनी जीत के घमंड में गौरी ने भटिंडा के किले पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। यह समाचार जैसे ही पृथ्वीराज को मिला, वो भटिंडा के लिए निकल पड़े और गौरी से जा भिड़े। गौरी की सेना को पिछली जीत का नशा था, वहीं पृथ्वीराज की सेना देशभक्ति से ओतप्रोत थी। पृथ्वीराज स्वयं ही अपने सैनिकों को उत्तेजित कर रहे थे। पृथ्वी ने गौरी के कई सैनिकों को अकेले ही मार डाला। यह देख उनकी सेना में उत्साह भर गया था। उन्होंने गौरी की सेना पर 3 तरफा हमला किया। इतने कठिन मुकाबले की गौरी को उम्मीद न थी। इस युद्ध में गौरी अधमरा हो गया और उसके सैनिक उसे लेकर भाग खड़े हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया। लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज ने 18 युद्धों में से गौरी को 17 बार हराया था। अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद जयचंद के मन में पृथ्वी के लिए कटुता बढ़ती चली गई और उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। जब उसे महमूद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह गौरी से जा मिला और दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में फिर पृथ्वीराज को युद्ध के लिए ललकारा। इस बार गौरी के पास 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। पृथ्वीराज ने पिछली हार की याद दिलाते हुए गौरी को वापस जाने के लिए कहा। इस पर चालबाज गौरी ने अपनी सेना थोड़ी पीछे हटा ली ताकि वो छल कपट की नीति अपना सके। अपनी सेना लेकर लौटने की बजाय उसने अंदर ही अंदर अपनी तैयारी जारी रखी। पृथ्वीराज को लगा कि वो उनकी बात मान गया है। वो उसकी चाल समझ न सके और सामान्य रूप से अपना पड़ाव डाले रहे। फिर एक दिन बिल्कुल सुबह जब सैनिक पूजा पाठ में लगे थे, तब गौरी ने अचानक हमला कर दिया और कत्ले आम मचा दिया और धोखे से पृथ्वीराज को चारों तरफ से घेर कर पृथ्वीराज और उनके प्रिय मित्र चंद बरदाई को बंदी बना लिया। धोखे की काट न वीरता से हो सकती है और न साहस से। आखिरकार पृथ्वीराज जैसा वीर योद्धा धोखे का शिकार हो गया। बंदी बने हुए पृथ्वीराज को जब गौरी के दरबार में पेश किया गया, तब पृथ्वीराज की आंखों का तेज देखकर गौरी घबरा गया और उसने पृथ्वीराज को नजर झुकाने को कहा। मगर पृथ्वीराज नहीं माने और कहा, सच्चे राजपूत की नजर सिर्फ मृत्यु ही झुका सकती है और कोई नहीं। इस पर गौरी बौखला गया और उसने पृथ्वीराज की आंखें निकालने का आदेश दे दिया, पर पृथ्वीराज की आंखें अपने सामने झुका न सका और आखिरकार उन्हें अंधा कर कर कारागार में डाल दिया गया। पृथ्वीराज के राजकवि और उनके प्रिय मित्र चंद बरदाई से पृथ्वीराज की यह दुर्दशा सहन नहीं हुई। उन्होंने गौरी के दरबार में हाजिर होकर कहा कि पृथ्वीराज बिना देखे ही अचूक निशाना लगा सकते हैं। गौरी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने इस सच्चाई को परखने के लिए पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया। एक धनुष और एक बाण पृथ्वीराज के हाथ में थमा दिया गया। उनसे कहा गया कि वो अपने धनुष का कमाल दिखाएं। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं एक राजा हूँ, मैं किसी अन्य का आदेश नहीं मानूंगा। मैं तो तभी बाण चलाऊंगा जब स्वयं सुल्तान मुझे आदेश देंगे। गौरी ने उन्हें बाण चलाने का आदेश दिया। गौरी की आवाज सुनकर पृथ्वीराज को गौरी की दिशा का अंदाजा लग गया। तभी चंद बरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज, अंगुर अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस दोहे में गौरी की दूरी बताई गई थी। अब पृथ्वीराज के पास गौरी की दिशा और दूरी दोनों थी। गौरी की स्थिति का पूरा पता मिलते ही पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चला दिया, जो सीधा जाकर गौरी के गले में लगा और गौरी वहीं चल बसा। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को छुरा मारकर अपनी जीवन की लीला समाप्त कर ली। कहते हैं चंद बरदाई और पृथ्वीराज का जन्म भी एक साथ हुआ था और मरण भी एक साथ हुआ। यह हमारे इतिहास का सबसे बड़ा इत्तेफाक है। इस खबर को सुनते ही संयोगिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए।
और इस तरह एक वीर योद्धा इतिहास के पन्नों में अपनी ना मिटने वाली छाप छोड़कर चला गया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्यारा वीडियो बनाया, इतना अच्छा बनाया, और सारा उन्होंने बताया उनका स्टार्टिंग टिल द लास्ट। और डेफिनेटली क्या बोलूं, ऐसे वीरों के लिए तो आप कुछ भी बोलना क्या, सबको पता है। पर इससे मुझे याद आया कि हमने 7th ग्रेड में मेरा स्कूल चेंज हुआ था। हम लोग मूव किए थे मेरे ख्याल से जोधपुर से दिल्ली, और दिल्ली में मेरा जो फर्स्ट क्लास थी वो थी ये हिस्ट्री की क्लास। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, मैं लेट थी क्योंकि फर्स्ट डे था, तो क्लास शुरू हो चुकी थी, तो मुझे लेके गए टीचर उस क्लास के अंदर, और उसमें हिस्ट्री थी। तो टीचर ने बोला यहाँ बैठ जाओ, और वो पढ़ा रही थी मोहम्मद बिन गौरी के बारे में। अब मुझे नहीं पता ये गौरी तो बोल रहे हैं वही है, क्योंकि मुझे याद है मोहम्मद बिन गौरी और मोहम्मद बिन गजनी ऐसा कुछ उन्होंने पढ़ाया था। तो वो जब उसके बारे में बता रहे थे और सब कर रहे थे, मैं पूरी पहली बार ऐसी लाइफ में हुआ था कि मैं पूरा उसमें गुम हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरा फर्स्ट डे है, मैं नए स्कूल के अंदर हूँ, और घबराहट जो थी सब भूल गई उस क्लास में उस टाइम तक। और जब बेल बजी और टीचर ने बंद की क्लास, तब मुझे रियलाइज हुआ। मतलब वो सुन के उनका पूरा जब उन्होंने बता रही थी, मैंने तुम्हें तो पूरी, मतलब जैसे होता है ना आप इन्वॉल्व हो जाते हो वैसे, तो वो तो मुझे कभी भूलता ही नहीं है। और जिस तरह से ये एक और एग्जाम्पल है कि कैसे मैं कहूंगी इतने वो क्रूर थे कि वीरों को इस तरह से उन्होंने ट्रीट किया। पर जिस तरह सा रिस्पॉन्स हुआ कि कैसे आवाज से, और दोनों को देखो कितने स्मार्ट थे एक दूसरे के लिए, उन्होंने कविता के रूप में बताया कहाँ है, और उनको समझ में आया, और उन्होंने अपनी जो स्किल थी उससे दुश्मन को मारा। मैं तो कहती हूँ वेरी गुड, वेरी गुड। और पर लास्ट में दिखाया कि देखो वो दोनों इकट्ठे, कह रहे थे कि दोनों इकट्ठे पैदा हुए थे, और दोनों को पता था कि अब मतलब जीने का फायदा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने पकड़ के और करना है, तो एक दूसरे को ही चाकू मार दिया। वीरता की सबसे मैं कहूंगी टॉप की ये जो है ना, ये बताती है कि वीर होते क्या है। बहुत हिम्मत, बहुत वीर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और इसमें जो है जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो पृथ्वीराज चौहान जी की हिस्ट्री डेफिनेटली कवर की थी, मगर इतनी अच्छी तरीके से कवर नहीं की थी। इतनी अच्छी कि लास्ट में क्या हुआ था उनकी, नहीं एंडिंग तो हमारे में भी नहीं बताई थी। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि कैसे वो गए थे, और कैसे उनको वो उन्होंने मूर्ति पे, मेरे को याद है वो हार किया था, और फिर उसको उनको उठा के ले गए थे। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं वो नहीं था उसमें। वो वही मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली जिस चीज पे हिस्ट्री फोकस होना चाहिए था कि कितनी क्रूएलिटी थी और इनकी कितनी, वो नहीं बताया, उस पे फोकस नहीं किया था। तो बड़े दुख की बात है। आई होप कि आजकल इतने साल बाद, 25-30 साल बाद, आई होप कि बुक्स चेंज हो चुकी हो और नहीं हुई है। सब बता रहे हो आप, इन लोगों के, आप लोगों ने बताया कमेंट्स में, वो कह रहे हैं वही है अभी तक। तो बुरी बात है। वो फिर आपको जो है अपील करनी चाहिए लोगों को कि जिस चीज पे फोकस करना है उस पे फोकस करना चाहिए था। हमारे जमाने में यही था कि कौन सा राजा है, उसकी कितनी फोर्सेस थी, क्या क्या टूल्स, क्या क्या वेपन्स थे, क्या किया क्या नहीं किया, फालतू बातों पे, मगर ये मेन पॉइंट पे फोकस नहीं था। और ये उसके बाद हमने डेफिनेटली, हमें पूरी स्टोरी पता है, मगर आउटसाइड से स्टोरी पता चलती है कि ये हुआ। पृथ्वीराज चौहान पे मूवीज भी कई बनी हुई, जिन मूवीज से भी पता लगता है। तो काफ़ी यही चीज़ें देखिए, कितनी ब्रेवरी आज भी इतने सालों बाद सोल्जर्स में इतनी ब्रेवरी प्रेजेंट है, हमारे इंडियन सोल्जर्स में है। अब देखिए हिस्ट्री क्या बता रही है कि कितने, मतलब अब जो बाहर से लोग आए हैं, जो बाहर से अटैक कर रहे हैं, वो कितने मतलब बुरे थे, जो जिस तरीके से किसी इंसान की उन्होंने आंखें निकलवा ली, और इतने, मतलब मैं कहूँगा कि मतलब इतने इनह्यूमन, या मैं कहना चाहता हूँ मेस्ड अप थे कि बार बार अटैक कर रहे हैं लाइफ में, जैसे एज इफ उनको और कोई काम ही नहीं है, राइट। मतलब ऐसी दिमाग में साइकी कि आपको यही हो कि अटैक करूंगा, हार गया भाग के आऊंगा, फिर दोबारा अटैक करूंगा, हार गया फिर भाग के आऊंगा। मतलब क्या है यार, मतलब यही काम रह गया पूरी लाइफ में कि अटैक करना और लोगों को मारना और बच के वापस भागना। मतलब क्या साइकी है, किस टाइप का ये मतलब गिरी है। तुम ये नहीं सोच सकते कि अपनी किंगडम को अच्छा करूंगा, अपनी किंगडम को ग्रो कराऊंगा, लोगों को खुश रखूंगा, बार बार ये अटैक करने वाला क्या, किस टाइप की ये सोच है।
अगर किसी को पता तो बताइए, बट उनको समझ नहीं आया आज तक के कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से कोई इंसान इस मोड में रह सकता है कि मेरा काम ही अटैक करना है। इंस्टेड इंडिया की तरह पीसफुल होना चाहिए भाई, हम चाहेंगे कि हमें पीसफुली रहने दीजिए, हमें प्रोग्रेस। और इन्हीं रीजंस की वजह से आप देखते हैं कि यूरोप कितना आगे बढ़ गया, कितनी इन्वेंशंस हो गई यूरोप में, जबकि यहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है। वो एग्रेसर आके फाइट कर रहा है, यहाँ उसको रोक रहे एग्रेसर को और हार गए, उसके बाद पूरी मतलब क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। और वहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में यूरोप आगे बढ़ता जा रहा है, मॉडर्न टूल्स कर रहा है, मॉडर्न वेपन्स कर रहा है। बाद में ब्रिटिश वही मॉडर्न वेपन्स लेके हम ही को हराएंगे, राइट। मगर उन्होंने तो अपनी साइंस में आगे बढ़ गए, उन्होंने इन्वेंशंस कर ली, क्यों? क्योंकि वहाँ पीस थी। उनके भी रेवोल्यूशन हुए थे, मगर इस तरीके के रेवोल्यूशन दूसरी बात। रेवोल्यूशन में यह है कि आपको पसंद नहीं है, आप खड़े हो रहे हैं अगेंस्ट अ पॉलिटिकल पावर। यहाँ पे तो एग्रेसर बार बार से आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यही है कि अगर इंडिया को उस वक्त पीस मिली होती, शांति मिली होती और किसी और का रूल नहीं होता, तो डेफिनेटली बहुत इन्वेंशंस आ जाते हैं और कहाँ से कहाँ इंडिया पहुंच जाए। और इसमें हिस्ट्री में हमेशा लर्निंग यही होती है कि आप जो है हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे रहिए और वेपन्स आपके पास स्ट्रांग होने चाहिए। और वही सब बातें जो मोदी जी कह चुके हैं कि अब आत्मनिर्भर भारत होगा और सब कुछ चेंज होगा। तो वेरी नाइस वीडियो। और इसमें भी जैसे बताते हैं, हर बारी हमारे जो वीर होते हैं वो धोखे से ही फंसते हैं। इतनी सारी हमने स्टोरीज सुनी है उनके लाइफ के बारे में। मोस्टली कोई ना कोई घर के अंदर ही गद्दार होता है और वो ही धोखा देता है और फिर फंसते हैं। और इस केस में उन्होंने बताया कि वो गद्दार थे, उनकी बेटी की शादी हो गई है, उसके बावजूद उससे इतनी नफरत है कि भैया मैंने दुश्मन जो है बाहर से जो आया है, जो तो बाद में तुम्हारा भी दुश्मन बनेगा ही बनेगा, जो तुम्हारी एरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम्हारे अपने लोगों को। पर पता नहीं, पर होपफुली इस बारी हमें सीख मिलेगी कि जैसे पहले हमें पता है कि बात गद्दार नहीं बनना, होप तो यही है कि इंडिया के जो अंदर हैं उनको भी हो कि हम गद्दार नहीं बनेंगे। अभी न्यूज आई थी ना कि एक रिपोर्टर है, वो भी तो गद्दार का ही काम एक तरह से उन्होंने प्ले किया है कि पैसे लेके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो लीक करते गए हैं अपनी। तो पता नहीं, मेरे को तो लगता है हिस्ट्री से भी कई लोग सीखते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत अच्छा था और पृथ्वीराज चौहान जी की जो वीरता है वो तो हर बच्चे को पता है, हमको सबको पता है, चाहे स्कूल में से बताई हो नहीं बताई हो। हमें पता है, हमारे पेरेंट्स ने स्टोरी बुक्स हमको ला कर दी जिसमें उनके बारे में बताया गया था, मूवीज बनी, वो देखी हमने। तो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।